हेलो एवरीवन। आज हम आपको फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के बारे में बताएंगे। इसके जो फंडामेंटल्स है उसके बारे में बताएंगे। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस पीसीआई सिलेबस के अकॉर्डिंग जो यूनिट 1 है, जो उसका सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग फार्मास्यूटिकल एनालिसिस यहाँ सीक्वेंस में समझाएंगे। सबसे पहले तो क्या है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, जो सब्जेक्ट होता है, इसका पर्पस क्या है, मतलब क्यों पढ़ते हैं हम इसे। इसका पर्पस बच्चों यही है, इसके दो मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, दो इसके उद्देश्य होते हैं। वन इज क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में होता है व्हाट इज द सब्सटेंस, जो सब्सटेंस हम यूज़ कर रहे हैं, जिसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जिसकी जांच कर रहे हैं, वो क्या है एग्जैक्टली तो उसको हम कहेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस। जैसे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में एनालिसिस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तो यहाँ पर हम एनालिसिस ही करते हैं। तो एनालिसिस में पहला तो हो गया क्वालिटेटिव एनालिसिस, दूसरा है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस मींस क्वांटिटी से संबंध रखता है, यानी कि हाउ मच जो एनालाइट आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, जिसकी जांच आप कर रहे हो, वो कितनी मात्रा में मौजूद है। तो इसलिए यहाँ वर्ड यूज़ किया गया हाउ मच। कोई एक सैंपल होगा, उसमें एक पर्टिकुलर सब्सटेंस होगा जिसकी आपको मात्रा पता करनी पड़ेगी कि वो कितनी अमाउंट में मौजूद है, उसको हम कहेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस। नेक्स्ट आता है वर्ड एनालाइट। एनालाइट वो सब्सटेंस है जिसका हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। सब्सटेंस अंडर इन्वेस्टिगेशन इज कॉल्ड एज एनालाइट, जिसको हम कहेंगे अननोन सब्सटेंस। अननोन दो तरीके से हो सकता है, या तो वो पहचान में ना हो, या उसकी मात्रा की पहचान का पता ना हो। तो हम दो तरीके से इसको मान के चल सकते हैं। तो दिस इज अननोन फॉर अस। तो नेक्स्ट आता है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड वो सब्सटेंस है जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता होती है, या जिसके बारे में पता होता है कि ये कौन सा सब्सटेंस है। तो अगर हम कंसंट्रेशन की बात करें तो उसको हम टाइट्रेंट भी बोल सकते हैं। टाइट्रेंट होता है ऐसा सब्सटेंस जो टाइट्रेशन प्रोसेस के अंदर जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता हो। और अगर यही एनालाइट को बोलेंगे तो हम वहाँ पर टाइट्रेंट बोलेंगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के बेनिफिट्स क्या हैं। इस सब्जेक्ट्स का क्या बेनिफिट्स है, सिग्निफिकेंस क्या है। सबसे पहले तो ये रॉ मटेरियल जो होता है उसकी प्योरिटी को चेक करने में हमारी मदद करता है। कोई भी ड्रग मार्केट में आने से पहले रॉ स्टेज से गुजरती है, तो उस वक्त उस स्टेज में उसकी प्योरिटी लेवल जो एज़ पर नॉर्म्स है, जो एज़ पर एक्सपेक्टेड है, वो होनी चाहिए। दूसरा, उसमें इम्प्योरिटीज़ लेवल कितना है। इम्प्योरिटीज़ लेवल की टेस्टिंग भी बहुत नेसेसरी है, क्योंकि कोई भी इम्प्योरिटीज़ अगर ज़्यादा मात्रा में मौजूद है की बजाय कि उसमें हमने एक पर्टिकुलर लिमिट दी है, परमिसिबल लिमिट दी है, उससे ज़्यादा मौजूद है, तो भी वो लेटर ऑन प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, कहीं इंटरफेरेंस कर सकती है किसी प्रोसेस में, या फिर इनसफिशेंट इफेक्ट आ सकता है। तो इम्प्योरिटीज़ का जो है एक हद तक मौजूद होना एक्सेप्टेबल है, उसके बाद वो डिफ़िकल्टी क्रिएट कर सकती हैं। थर्ड, टू चेक द कंपोजिशन ऑफ प्रोडक्ट। जो हमारा प्रोडक्ट मार्केट में आता है, कई बार उसमें एक या एक से अधिक सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि ए सिक्लोफेनेक पैरासीटामोल, डाइक्लोफेनेक पैरासीटामोल, सिरेशोपेप्टिडेस प्लस डाइक्लोफेनेक, ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन मार्केट में आते हैं। तो उनमें हर एक कंपोनेंट की कोई पर्टिकुलर मात्रा होती है। तो हर पर्टिकुलर कंपोनेंट की मात्रा हम चेक कर सकते हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस टेक्निक्स के थ्रू। तो जैसे मेडिसिनल फॉर्मुलेशन मार्केट में होती है, यहाँ पर उसकी बात की जा रही है। नेक्स्ट हम सॉइल का एनालिसिस कर सकते हैं, वाटर का एनालिसिस कर सकते हैं। सॉइल एनालिसिस में जैसे इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, जितने भी औषधीय गुण वाले प्लांट हैं, जो हर्बल प्लांट्स हैं, मेडिसिनल प्लांट्स हैं, उनकी ग्रोथ के लिए इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स सॉइल में मौजूद हैं कि नहीं। अगर किसी भी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी है तो उससे रिलेटेड फर्टिलाइज़र हम उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, सो दैट प्लांट की ग्रोथ हमारी ठीक से हो। वाटर एनालिसिस कर सकते हैं कि वाटर की पोर्टेबिलिटी चेक कर सकते हैं कि वाटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है वो अधिक मात्रा में मौजूद तो नहीं है। ये हम कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के थ्रू कर सकते हैं आसानी से चेक। इससे नेक्स्ट है थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग। जो बहुत सारी ड्रग्स होती हैं जो पर्टिकुलर एक डिजीज़ में इस्तेमाल की जाती हैं, तो वो एक पर्टिकुलर डोज के अगेंस्ट हम एक आफ्टर ए डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम हम चेक कर सकते हैं कि ब्लड में उसकी मात्रा कितनी मौजूद है। और एग्जैक्टली हमारी इस तरह की इन्फॉर्मेशन हमारी मदद करता है ड्रग्स की डोजेस को सेट करने में, जो नई भी हो सकती हैं, और पुरानी डोजेस का भी एक एनालिसिस करने में, और पेशेंट्स की कंडीशंस मॉनिटर करने में हमारी मदद करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिसके ज़रिए हम
ये एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे कि टाइट्रेशन है, टाइट्रेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें एक रिएक्शन होती है जो कि फास्ट होती है, दो रिएक्टेंट्स के बीच में होती है और उसका कंप्लीट होना बहुत नेसेसरी है, और एक हम सुइटेबल इंडिकेटर की मदद से उसमें हम एंड पॉइंट का पता लगाते हैं। ग्रेविमेट्री, ग्रेविमेट्री भी एक क्वांटिटेटिव एनालिटिकल टेक्निक है जिसमें हम अपने एनालाइट को आइसोलेट करके फिल्ट्रेशन, वॉशिंग, ड्राइंग, इग्निशन करके हम उसको वे करते हैं, फिर नॉन कंपोजिशन के आधार पे हम कैलकुलेट करते हैं एग्जैक्टली उसकी कितनी क्वांटिटी एक गिवन सैंपल में मौजूद है जो हमारा एनालाइट है जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। इसका एग्जांपल हो सकता है जैसे कि हम बेरियम का एस्टिमेशन करते हैं बेरियम सल्फेट के रूप में BaCl2 के एक्वस सॉल्यूशन में। नेक्स्ट आते हैं बायोलॉजिकल एसेस, माइक्रोबायोलॉजिकल एसेस। इसमें हम क्या करते हैं, कोई पर्टिकुलर ड्रग देते हैं, वो या तो किसी पर्टिकुलर बायोलॉजिकल इफेक्ट की होगी का एक्शन प्रोड्यूस करेगी या फिर एंटी माइक्रोबियल एक्शन प्रोड्यूस करेगी, फिर हम उसके अगेंस्ट उसका इफेक्ट चेक करते हैं बायोलॉजिकल इफेक्ट कितना आ रहा है। तो इस तरीके से अलग अलग डोजेस देके हम बायोलॉजिकल इफेक्ट को नोटिस करते हैं और फिर उसके आधार पे हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस को फाइनलाइज करते हैं कि ड्रग की कितनी कंसंट्रेशन मौजूद हो सकती है। नेक्स्ट आता है फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ बेस्ड टेक्निक्स। इसमें बहुत सारी टेक्निक्स आती हैं जैसे कि क्रोमेटोग्राफी जो कि पोलैरिटी के ऊपर काम करता है। इसमें हम सोल्यूट मिक्सचर लेते हैं जो अलग अलग पोलैरिटी रखता है, फिर उसका सेपरेशन होता है, इसलिए हम इसको एक सेपरेशन टेक्निक भी कहते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम अपने एनालाइट का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जैसे कि यूवी रेज, IR रेज के थ्रू इंटरेक्शन करवाते हैं और उसके थ्रू हम स्पेक्ट्रा की फॉर्मेशन होती है और बहुत सारे पीक्स का फॉर्मेशन भी होता है जिनकी एनालिसिस के आधार पे हम पता लगाते हैं कि ड्रग कौन सी हैं और उनकी कितनी मात्रा मौजूद हो सकती हैं। तो इसमें बहुत सारी टेक्निक्स आती हैं जैसे कि UV स्पेक्ट्रोस्कोपी, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके अलावा हमारे कुछ मेथड हैं जो कि इलेक्ट्रिकल मेथड है जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे आधारित है, जैसे कि पोटेंशियोमेट्री जिसमें हम सेल का पोटेंशियल मेज़र करते हैं जिसको वॉल्यूम ऑफ टाइटन के अगेंस्ट प्लॉट करके ग्राफ ड्रॉ करके एंड पॉइंट का पता लगाते हैं। ऐसे ही हम कंडक्टोमेट्री में कंडक्टेंस का इस्तेमाल करते हैं जो वॉल्यूम ऑफ टाइटन के अगेंस्ट हम एक ग्राफ प्लॉट करके हम पता लगाते हैं कि एग्जैक्टली एंड पॉइंट हमारा कब आ रहा है। ऐसी एक टेक्निक है पोलरोग्राफी जो कि वोल्टामेट्री ब्रांच के अंदर आती है। तो दिस वॉज ब्रीफ अबाउट टेक्निक्स ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब नेक्स्ट हम मूव करेंगे मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन की बात करें तो इसमें मेजरली तीन जो मेथड्स हैं, वन इज़ मोलैरिटी जो कि कैपिटल M से लिखा जाता है और इसका मतलब होता है मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि पूरे 1 लीटर सॉल्यूशन में किसी भी सोल्यूट के कितने मोल्स हैं। सेकंड नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी क्या होता है, इसको हम कैपिटल N से लिखते हैं, इसका मतलब होता है ग्राम इक्विवेलेंट्स इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि एक पूरे सॉल्यूशन के अंदर कितने इक्विवेलेंट्स मौजूद हैं उसके आधार पर हम पता लगाते हैं कि नॉर्मेलिटी कितनी है। नेक्स्ट है मोलैलिटी जिसको हम स्मॉल m से लिखते हैं, इसमें मोल्स पर kg ऑफ सॉल्वेंट चेक करते हैं, यानी कि अगर 1 किलोग्राम सॉल्वेंट की मात्रा है और उसमें सोल्यूट डिजोल्व है तो उसके कितने मोल पर kg ऑफ सॉल्वेंट में आ रहे हैं उसके आधार पर मोलैलिटी को बताते हैं। मोल जो होता है उसकी क्वांटिटी मोलिकुलर वेट के बराबर होती है और जो इक्विवेलेंट वेट होता है उसकी क्वांटिटी मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज इन द रिएक्शन के आधार पर हम निकालते हैं। तो ये था मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। नेक्स्ट है प्राइमरी स्टैंडर्ड एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड। प्राइमरी स्टैंडर्ड इज अ सब्सटेंस ऑफ सफिशिएंट प्योरिटी whose standard solution can be made by direct weighing and dissolving in definite volume of solvent। जो प्राइमरी स्टैंडर्ड होता है हम उसकी एक एग्जैक्ट मात्रा लेते हैं और अगर हम उसको डिज़ोल्व करते हैं फिर पर्टिकुलर सॉल्वेंट में जो कि उसकी फिक्स वॉल्यूम होती है और जो सॉल्यूशन बन जाता है तो हम उसको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन अज्यूम करते हैं। तो इस ऐसे ये ऐसा उन सब्सटेंस के साथ हो सकता है जिनकी सफिशिएंट प्योरिटी होती है, तो ही उसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मान सकते हैं कि हाँ ये कंसनट्रेशन उतना प्योर है कि हम इसकी कंसनट्रेशन मान के चल सकते हैं, जो फार्मूला से निकल रही है उतनी क्वांटिटी लेने पे उतनी ही मानी जाएगी। इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं जैसे कि NaHCO3, Na2CO3, KiO3, और भी कई एग्जांपल हैं जैसे कि KvRO3, K2CR2O7, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसमें।
नेक्स्ट है इसकी जो प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये नॉन हाइग्रोस्कोपिक होता है, ये वातावरण से नमी नहीं सोखे ऐसा होना चाहिए, सोल्यूबल होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए, इम्प्योरिटीज़ लेवल जो है हमारा वो 0.01 टू 0.2% होना चाहिए, और ये आसानी से ऑक्सीडाइज ना हो और रिड्यूस ना हो। नेक्स्ट है सेकेंडरी स्टैंडर्ड, ये वो सब्सटेंस है बट ये इनसफिशेंट प्योरिटी के होते हैं कि इनका हम सीधे सीधे डायरेक्ट वेइंग करके डिज़ोल्व करके स्टैंडर्ड सॉल्यूशन नहीं बना सकते हैं। तो इसके एग्जांपल हो सकते हैं KOH, NaOH, KMnO4। एक बार ये स्टैंडर्डाइज हो जाते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट में, तो हम इनको फर्दर यूज़ कर सकते हैं नए सब्सटेंसेस की कंसनट्रेशन निकालने में। तो ये था प्राइमरी और सेकेंडरी स्टैंडर्ड के बारे में। इससे नेक्स्ट आता है एक्यूरेसी और प्रिसीजन। एक्यूरेसी इज़ द डिग्री ऑफ क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू। जैसे आप डिग्री ऑफ क्लोजनेस चेक कर रहे हैं ऑब्जर्व वैल्यूज़ की, और उनकी जो क्लोजनेस है अगर हम मिला रहे हैं ट्रू वैल्यू से, तब हम उसको कहेंगे कि ये एक्यूरेसी इम्प्लाई कर रहा है। यानी कि हम एक मेज़रमेंट कर रहे हैं और उसमें बहुत सारी वैल्यूज़ निकालते हैं, उन वैल्यूज़ का मीन निकालते हैं और फिर ट्रू वैल्यू से कंपेयर करते हैं, तो उसको हम कहते हैं एक्यूरेसी हम चेक कर रहे हैं। दूसरा, ये दो तरीके से होता है, एक होता है इसका एब्सोल्यूट मेथड और दूसरा होता है इसका कंपैरिजन मेथड। एब्सोल्यूट मेथड में हम मीन निकाल के उसका टोटल ट्रू वैल्यू से कंपैरिजन करते हैं कि कितनी दूर जा रहा है, और फिर हम देख लेते हैं कि कितना डिविएशन आ रहा है, इसको हम एब्सोल्यूट मेथड बोलते हैं। कंपैरिजन मेथड में हम दो अलग अलग मेथड लेते हैं, एक वेल स्टैब्लिश्ड मेथड लेते हैं और एक नया मेथड लेते हैं, तो दोनों से जो वैल्यूज़ आ रही होती है फिर उसकी तुलना करते हैं वेल स्टैब्लिश्ड मेथड से, तो उसको हम कहते हैं कंपैरिजन मेथड। प्रिसीजन, प्रिसीजन क्या होता है? डिग्री ऑफ क्लोजनेस इन द ऑब्जर्व्ड वैल्यू। जो डिग्री ऑफ क्लोजनेस जो होती है, मान लो हम एक मेजरमेंट कर रहे हैं, उसके अंदर कई सारी वैल्यूज़ आ रही हैं, चार वैल्यूज़ हमने ली, वो आपस में कितनी नज़दीक आ रही हैं, चाहे वो ट्रू वैल्यू से कितना भी दूर हो या पास हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपस में अगर नज़दीक आ रही है तो हम उसको कहेंगे हाँ ये वैल्यूज़ जो आ रही है बहुत प्रिसाइजली आ रही हैं। इसको हम बोलेंगे रन। दो तरीके का होता है ये, रन प्रिसीजन रिपीटेबिलिटी, रन प्रिसीजन रीप्रोड्यूसिबिलिटी। अब रिपीटेबिलिटी वाला जो इसमें पॉइंट है वो ये है कि अगर हम एक मेज़रमेंट कर रहे हैं और वैल्यूज़ निकाल रहे हैं और दोबारा उसी को कर रहे हैं सेम समय में, सेम कंडीशंस में, सेम प्लेस पे, देन इट इज़ कॉल्ड एज रिपीटेबिलिटी वाला प्रिसीजन। और अगर हम किसी और दिन कर रहे हैं इसको और लैब कंडीशंस आर डिफरेंट, प्लेस इज डिफरेंट, देन हम इसको बोलते हैं रन प्रिसीजन रीप्रोड्यूसिबिलिटी। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं हम एरर्स पे। एरर क्या होता है? एरर इज़ अ फिनोमिना ड्यूरिंग ए मेजरमेंट रिजल्टिंग इन डिविएशन ऑफ ऑब्जर्व वैल्यू फ्रॉम द एक्सपेक्टेड वैल्यू। मान लो हम एक मेजरमेंट कर रहे हैं और उसमें वैल्यूज़ आ रही है हमारी कुछ, और वो वैल्यूज़ हमारी किसी लापरवाही की वजह से या ध्यान नहीं देने की वजह से, या हमने कोई इंस्ट्रक्शन प्रॉपरली फॉलो नहीं किया है, उस वजह से थोड़ा सा डिविएशन आ जाता है एक्सपेक्टेड वैल्यू से या ट्रू वैल्यू से या मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू से, तो हम उस फिनोमेना को बोलते हैं कि यहाँ पर एरर हुआ है। अब ये दो तरीके का होता है मेजरली। एक होता है डिटर्मिनेट एरर, जो कि होता है जब स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन जो दी गई हैं मेथड को फॉलो करने के लिए वो ध्यान से फॉलो नहीं की गई हैं। दूसरा रीज़न हो सकता है कि जैसे कि कुछ रीजंस ऐसे हो सकते हैं जैसे कि पर्सनल इनेबिलिटी। अगर हम ध्यान से, कोई बंदा नहीं कर रहा है, मान लो दो कैंडिडेट्स हैं, एक कैंडिडेट ध्यान से परफॉर्म कर रहा है, दूसरा एनालिस्ट ध्यान से परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो उस केस में पर्सनल इनेबिलिटी का एरर माना जाएगा। एक हो सकता है इम्प्योर रीजेंट। अगर आप रीजेंट ऐसा ले रहे हैं जो कि इम्प्योर है, पूरी तरह से प्योर नहीं है, तो हम उसको कहेंगे इम्प्योर रीजेंट। रॉन्ग मेथड सिलेक्शन, अगर आपने गलत मेथड सेलेक्ट कर लिया है या ऐसा मेथड सेलेक्ट कर लिया जो कि सूटेबल ही नहीं है मेजरमेंट के लिए, इन दैट केस एरर हो सकता है। अब एक और कैटेगरी होती है, वो होती है इनडिटर्मिनेट एरर की। ये वो एरर्स हैं जो कि अचानक से हो जाते हैं, इनका कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं होता कि हम उसको कंट्रोल कर सकें, तो ये अनकंट्रोलेबल होते हैं और इनका हम एंटिसिपेट नहीं कर सकते, यानी कि इनका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इसको हम एरर्स को कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं? एरर को मिनिमाइज़ करने के कुछ तरीके हो सकते हैं, जैसे कि यूज़ ऑफ कैलिब्रेटेड ऑपरेटर्स। अगर हम कैलिब्रेटेड ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे जो कि स्टैंडर्डाइज्ड हैं, जो अच्छे से क्रॉस चेक्ड हैं, मान लो अगर हम कोई बीकर यूज़ कर रहे हैं, उस पर लिखा 100 ml 27 डिग्री सेल्सियस पे, अगर हम उसको पहले से ही कैलिब्रेट कर लेंगे, पहले से ही चेक कर लेंगे कि हाँ ये 100 ml है भी कि नहीं, देन इट इज़ कॉल्ड एज कि हम यहाँ पर अपने एरर को मिनिमाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जब भी हम उस ऑपरेटर्स को यूज़ करेंगे वैल्यूज़ मेज़र करने के लिए या फिर वॉल्यूम मेज़र करने के लिए, तो हमारे चांसेस ऑफ एरर अपने आप ही घट जाएंगे, क्योंकि वो हमें एग्जैक्ट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड करके देगा, मेज़र करके देगा। नेक्स्ट है ब्लैंक डिटर्मिनेशन। ब्लैंक डिटर्मिनेशन इसलिए किया जाता है
कई बार हम सॉल्वेंट यूज़ करते हैं बहुत सारी टाइट्रेशंस में, जैसे कि तो वहाँ पर सॉल्वेंट में कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो कि टाइट्रेशन के दौरान पार्टिसिपेट कर सकती हैं मेन रिएक्शन में। तो उससे क्या होता है, एक्स्ट्रा वॉल्यूम कंज्यूम होने के चांसेस होते हैं टाइट्रेंट में, और जो हमें अपेरेंटली दिख रहा है बाहर से, हमें ये लगेगा कि हमारा एग्जैक्टली इतना टाइट्रेंट यूज़ हुआ है टाइट्रेशन के दौरान। तो पहले से हम उसको क्रॉस चेक कर लें ताकि हम उसको बाद में डिडक्ट कर सकें उस वैल्यू को। तो नॉर्मल सॉल्वेंट की हम टाइट्रेशन करते हैं यूजिंग इंडिकेटर अगेंस्ट द टाइट्रेंट, तो हम जो वैल्यूज़ ऑब्जर्व करते हैं हम उसको डिडक्ट कर देते हैं बाद में टोटल वैल्यू से। तो इसके इस तरह की चीज़ों को कहा जाता है ब्लैंक डिटर्मिनेशन। इसके अलावा होता है कंकॉर्डेंट रीडिंग्स लेना। जैसे हम कई बार मल्टीपल रीडिंग्स क्यों लेते हैं, चाहे तो हम एक रीडिंग ले लें तो हम उससे सेटिस्फाइड हो जाने चाहिए कि हमारी तो रीडिंग आ गई है, बट हम उसी रीडिंग को क्रॉस चेक करते हैं 3 या 4 बार करके, तो उसको बोलते हैं कंकॉर्डेंट रीडिंग। तो ये 3 तरीके मैंने शेयर किए हैं जो कि हमारे हम हाउ टू मिनिमाइज एरर्स वाइल डूइंग ए मेजरमेंट जो हम अचीव कर सकते हैं। और अगर हम लास्ट में जाएंगे तब हमारे पास कुछ छोटी सी डेफिनेशंस हैं, जैसे कि हम बात करें कि टाइट्रेंट क्या होता है। टाइट्रेंट एक ऐसा यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन है जो कि नॉन कंसंट्रेशन का होता है, जो मैंने शुरू में बताया था। जब हम टाइट्रेशन करते हैं तो वहाँ पर एक एंड पॉइंट भी आता है, जिसमें हम ये कहेंगे कि जो हमारा एंड पॉइंट वो पॉइंट होता है टाइट्रेशन के अंदर जिसमें हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, और उसको हम एक सुइटेबल इंडिकेटर की मदद से डिटेक्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारे टॉपिक्स है जो हमने डिस्कस किए अभी सारे, तो मैं इसको विद इन ए मिनट दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के पर्पज़ हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। एनालाइट वो सब्सटेंस होता है जो कि अंडर इन्वेस्टिगेशन होता है। स्टैंडर्ड वो होता है जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता होती है। बेनिफिट्स क्या होते हैं हमारे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के? रॉ मटेरियल की चेकिंग करना, इम्प्योरिटीज़ लेवल चेक करना, प्रोडक्ट की कंपोजिशन चेक करना, सोइल एंड वाटर का एनालिसिस करना, थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग। नेक्स्ट है, बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जैसे कि टाइट्रेशन के अंदर, टाइट्रेशन एक टेक्निक है, ग्रेविमेट्री एक टेक्निक है, बायोलॉजिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल एसेज हैं, क्रोमेटोग्राफी, स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड इलेक्ट्रिकल मेथड्स, ये सब टेक्निक्स हैं। नेक्स्ट आता है मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन एंड मोलैरिटी विच इज मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, नॉर्मेलिटी विच इज ग्राम इक्विवेलेंट्स इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी विच इज मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्राइमरी स्टैंडर्ड इज अ सब्सटेंस of sufficient purity whose standard solution can be made by direct weighing and dissolving in definite volume of solvent. एग्जाम्पल्स हैं सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। सेकेंडरी स्टैंडर्ड जो होता है हमारा वो होता है कि जिसकी सफिशिएंट प्योरिटी नहीं होती है, ना ही इसका हम डायरेक्ट वेइंग करके सॉल्वेंट में डिजोल्व करके एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बना सकते हैं, नहीं बना सकते इसका हम। नेक्स्ट है एक्यूरेसी प्रिसीजन। एक्यूरेसी implies when we check degree of closeness of measured value with the true value. Precision means degree of closeness of observed value in a single measurement. Error क्या होता है? It's a phenomena where deviation take place from the expected value when we do not follow the instruction properly. Determinate error होता है, एक indeterminate error होता है। Thank you.